Good morning, class. In last lecture, we have discussed about vegetative propagation, in which we have already read about the term vegetative propagation by stem. Now, in this lecture, we will discuss about vegetative propagation by roots, जिसमें हमने ये देखा था कि किसी भी प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट दैट मीन्स रूट, स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, इसकी हेल्प से हम उसी के जैसे सेम टाइप के प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम किसी प्लांट के स्टेम का यूज़ कर सकते हैं उसी के यंग वन को रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो उसमें हमने पोटैटो का एग्जांपल लिया था। पोटैटो स्टेम, पोटैटो के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो स्टेम के फॉर्म में होता है। तो उसका जो स्टेम है, उसका जो स्टेम को कट करके उसे वापस सॉइल में लगाने से वो स्टेम ग्रो करके अगेन पोटैटो प्लांट रिप्रोड्यूस करता है। सेम ओनियन का एग्जांपल देखा था और जिंजर का देखा था। इन सभी के स्टेम को ही हम फिर से सॉइल में रखकर या सॉइल के अंदर लगा देते हैं, जिससे ये ग्रोथ करते हैं और इन्हीं के सेम टाइप के प्लांट जनरेट होते हैं। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय रूट्स, इसमें हम उस प्लांट का बारे में डिस्कस करेंगे जिनकी रूट्स को हम सॉइल में लगाकर उन्हीं जैसे सेम काइंड के प्लांट को रिप्रोड्यूस करते हैं, लाइक अ स्वीट पोटैटो, दहलिया, है ना, और टैमेराइंड। ठीक, इन सभी की जो रूट्स होती है, ठीक, उनको कट करके अगर हम सॉइल में फिर से लगाते हैं तो इन्हीं के जैसे नए प्लांट ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिप्रोडक्शन किसकी हेल्प से कर रहे हैं? बाय रूट्स। सेम उसी तरह हम लीव्स की हेल्प से भी रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी लीव्स को आप सॉइल में लगा देते हैं तो वो ग्रोथ कर जाती है और उसी के जैसे सेम प्लांट बनाती है। जैसे ब्रायोफाइलम है, बेगोनिया है, ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी लीव्स को जस्ट आप थोड़ा सा तोड़कर लगा दे तो इसी की लीव्स पर आपको दिखाई दे रखा छोटे छोटे प्लांटलेट्स जनरेट हो गए, यानी एक मेन लीव्स है और लीव्स के कॉर्नर पर ही दूसरे प्लांट का स्टार्टिंग हो चुकी है। अगर आप इन्हें सॉइल के अंदर रखेंगे तो आसानी से इसी लीव्स के ऊपर दूसरे प्लांट जनरेट हो जाएंगे और इसी के जैसा सेम प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाएगा। तो नाउ अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन के एडवांटेज क्या है? बहुत क्विक मेथड है रिप्रोडक्शन की, जो नॉर्मली कोई भी फार्मर यूज़ करता है। आपको प्लांट ग्रो करना होता है तो आप या तो स्टेम लगा देते हैं किसी भी प्लांट का, या जैसे रोज़ है तो रोज़ का स्टेम यूज़ कर सकते हो, पोटैटो का स्टेम है, ओनियन का है, जिंजर का है। तो आपको इन्हीं के न्यू प्लांट ग्रो करवाने होते हैं तो आप पुराने प्लांट का स्टेम, लीव्स या बर्ड्स, रूट्स कुछ भी यूज़ करके ग्रोथ करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत क्विक मेथड होती है रिप्रोडक्शन करवाने की। सेकंड है प्लांट ग्रोन प्लांट्स ग्राउंड दिस वे रिक्वायर लेस टाइम टू मैच्योर। और प्लांट को बड़ा होने के लिए जो ग्रोथ करता है वो तो उसे बड़ा होने के लिए बहुत कम टाइम की ज़रूरत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट उसमें आ जाते हैं कम ही टाइम में, और उसकी जो ग्रो होती है सीड्स के हेल्प से, मतलब ग्रोथ होती है वो भी फास्ट होती है। ठीक है, इसलिए हम देखना ज़्यादातर सीड्स का ही यूज़ करते हैं। द न्यू प्लांट्स आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द पेरेंट प्लांट, और इससे वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू जो भी प्लांट है वो जो रिप्रोड्यूस हुआ है वो अपने पेरेंट प्लांट का एग्जैक्ट कॉपी होगा और उसके अंदर पेरेंट प्लांट की सारी डिज़ायर क्वालिटी होगी। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता, जैसे बनाना है, शुगर कैन है, पाइनएप्पल है। तो बिना सीड वाले प्लांट को भी आप इसमें से इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन से ग्रोथ करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे कोई प्लांट होते हैं जैसे जो सीड से ग्रोथ नहीं कर पाते, तो उनके लिए लीव्स या रूट्स या कोई स्टेम ऐसे कोई ऑप्शन ज़रूर होता है। नाउ प्लांट्स डेवलप बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन यूजुअली नीड अ लेस अटेंशन दैन प्लांट्स ग्रोन फ्रॉम अ सीड। ठीक है, और अब वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कि अब दूसरा तरीका जिसमें हमने लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, बर्ड्स, इसके बारे में पढ़ा था, वो प्लांट में आपको देख रेख करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, और उस किसके कंपैरिजन में जो प्लांट आप सीड के हेल्प से लगाते हो। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट में डिसीज़ है, यानी कि पहले से प्लांट में कोई डिसीज़ है और उसी प्लांट के किसी पार्ट को कट करके आप ग्रोथ करवा रहे हो, रूट से, लीव से, स्टेम से, तो वो जो न्यू यंग वन प्लांट होगा उसी के अंदर भी वो डिसीज़ आ सकती है। दूसरा, वेजिटेटिव प्रोपगल्स कैन नॉट बी स्टोर्ड लाइक अ सीड, और इसको आप सीड की तरह स्टोर नहीं कर सकते। जैसे कि एक फसल कंप्लीट होने के बाद उसके सीड को नेक्स्ट क्रॉप के लिए आप स्टोर कर सकते हो,
ठीक है, पैकेट वगैरह में। यहाँ आप किसी के स्टेम, लीव्स, रूट्स को स्टोर करके नहीं रख सकते, ठीक है। एट अ टाइम आप उसको लगाकर यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज भी है। नाउ फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वैसे भी हम फ्लावर को 6th क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस कर चुके हैं कि जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर के, वो 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। और फ्लावर के बारे में ही क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये पूरे प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और ये ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में। फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर फ्लावर्स आते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस करेंगे, उसके साथ ही प्लांट की स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि एसेक्सुअल मेथड आप देख चुके हैं और सेक्सुअल मेथड यानी कि जिसमें 2 पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं, मेल और फीमेल बोथ। और वो मेल और फीमेल बोथ कहाँ मिलेंगे आपको? किसी भी प्लांट के फ्लावर के अंदर, ठीक है, जहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट ही प्लांट जो होता है जिसके अंदर फ्लावर ग्रोथ होते हैं, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना जिनमें फ्लावर नहीं होते और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें फ्लावर होते हैं। तो जिनमें फ्लावर होते हैं उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो फ्लावरिंग प्लांट में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लावर ही उस प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर के अंदर कौन कौन से हैं? 2, स्टामेन और पिस्टिल। जैसे मैंने कहा था ना, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। तो यहाँ पर मेल और फीमेल में स्टामेन जो होता है वो मेल पार्ट होता है और पिस्टिल होती है वो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम सारे पार्ट को डिस्कस करेंगे। जैसे स्टामेन की बात करते हैं तो स्टामेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसी भी प्लांट का, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट, ठीक है। एंथर मतलब सबसे ऊपर जो बॉल जैसा सर्कुलर शेप दिया जाता है, जैसे कि ये एंथर कहलाता है। ये पूरा मिलाकर इस तरीके से ये पूरा एक स्टामेन कहलाता है, ये पूरी। और स्टामेन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो सबसे ऊपर वाला एंथर और दूसरा ये थ्रेड वाली स्ट्रक्चर, इसे हम फिलामेंट कहते हैं, ठीक है। नाउ एंथर क्या होता है? एंथर के अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स मतलब वाइट कलर के पाउडर जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक। तो वो पोलन ग्रेन्स कहाँ स्टोर होते हैं? इस एंथर के अंदर। ये आपको डायग्राम से समझ आएगा, इस एंथर के अंदर होते हैं। और ये पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है? मेल गैमेट्स। जैसे मैंने आपको समझाया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फीमेल और मेल दोनों के ही गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर नए यंग वन को बनाते हैं। तो यहाँ पर ये मेल पार्ट है, तो मेल गैमेट्स किसके अंदर होंगे? इस एंथर के अंदर। पोलन ग्रेन है और पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब पोलन ग्रेन्स आपको दिखाई तो देता है, पर वो किस तरह से येलो या वाइट कलर के पाउडर की तरह आपको नज़र आएगा। जनरली फेस पर लगाने का पाउडर आपने देखा होगा, बहुत स्मॉल पार्टिकल होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं। सेम उसी तरह पोलन ग्रेन्स भी होते हैं। ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिखाइए। ये एंथर लोब है, ये फिलामेंट्स है। और जब आप यहाँ पर जब इसे अपनी फिंगर से छू कर देखते हैं तो फिंगर पे भी कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको नज़र आते हैं पोलन ग्रेन्स के, तो वो यहाँ एंथर लोब के अंदर होते हैं। सेकेंड है पिस्टिल। पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट। देखो पोलन ग्रेन्स टोटल 4 या 8 भी हो सकते हैं क्योंकि वो आसपास होते हैं, ठीक है। 4 होते हैं मेनली। और ये जो पिस्टिल होता है फीमेल पार्ट, वो एक ही होता है जो सेंटर में होता है। तो वो कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है। इस पूरे को हम कहेंगे पिस्टिल, ठीक है। बट इस पिस्टिल के भी पार्ट है, 3 पार्ट है। पहला सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा कहलाता है, दूसरा पार्ट स्टाइल कहलाता है जो पतली सी ट्यूब होती है, और सबसे नीचे फूला हुआ हिस्सा उसे हम ओवेरी कहते हैं। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी इसके 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है जो थोड़ा सा स्टिकी सी होता है, चिपचिपा सा होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो पोलन ग्रेन्स आते हैं इसे ये उड़ के हवा से अगर पोलन ग्रेन्स आ जाए, जैसे यहाँ पर एंथर लोब है, एंथर लोब के पोलन ग्रेन्स है, हवा चलने से या तेज पानी से उड़ के जैसे ही यहाँ पर आ जाते हैं तो वो इसकी सरफेस पर चिपक जाते हैं, ठीक है। तो वो जैसे ही मिडिल पार्ट इसका स्टाइल होता है, स्टाइल कहलाता है। और ये एक ट्यूब होती है कि जो पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आ चुके हैं उसको वो इस ट्यूब के कारण वो पोलन ग्रेन्स धीरे धीरे अंदर की तरफ चले जाए, और धीरे धीरे इस ट्यूब की हेल्प से कहाँ चले जाते हैं? वो बीच वाले सबसे नीचे वाले पोर्शन में जो स्वेलिंग थोड़ा सा सोलन पार्ट होता है जिसे हम ओवेरी कहते हैं, उस ओवेरी के अंदर चले जाते हैं। इस ओवेरी के अंदर अगर हम देखेंगे तो इस तरह से छोटे छोटे ओव्यूल्स होते हैं,
ठीक है। इसी ओव्यूल्स को हम फीमेल गैमेट कहते हैं। जैसे एंथर लोब के अंदर मेल गैमेट्स होता है, सेम इसी को हम क्या कहेंगे, इस ओवेरी के अंदर पाए जाने वाले वाइट कलर के छोटे छोटे डॉट्स जैसी स्ट्रक्चर नज़र आएगी, जिसे हम फीमेल गैमेट कहते हैं। और ये ऊपर से इस स्टाइल से आने वाला जो पोलन ग्रेन्स है वो अंदर आ जाता है ओवेरी में, और ओवेरी में इस ओव्यूल से फ्यूज़ हो जाता है। तो ये ओव्यूल और पोलन ग्रेन दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कंबाइन, और दोनों गैमेट्स मेल और फीमेल गैमेट्स मिलकर एक सिंगल सेल बनाते हैं, और वहीं से नए यंग वन की स्टार्टिंग होती है। यानी कि नया प्लांट, यानी कि इसका बीज बनता है, सीड बनता है। ये जो छोटी सी सेल है ना, इसी सेल का क्या बनना शुरू होता है, सीड। ठीक है। तो यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। तो नॉर्मली नाम से ही समझ में आ रहा है, यूनिसेक्सुअल मतलब कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें या तो मेल पार्ट ही होता है, केवल फीमेल नहीं होता, या तो फिर फीमेल पार्ट है तो मेल पार्ट नहीं होता। यानी कि दोनों में से कोई एक है, मेल है या फीमेल पार्ट है, उसे ऐसे फ्लावर्स को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है। और जैसे कि पपाया, वाटरमेलन, कुकुम्बर, कॉर्न, पम्पकिन, ये सब यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले होते हैं। जबकि बाइसेक्सुअल का मतलब होता है कि ऐसे फ्लावर जिनके अंदर मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट पाया जाता है, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। जैसे कि रोज़ है, रोज़ में आपको दिखाई देगा, मस्टर्ड प्लांट है ना, पेटूनिया, लिली, चाइना रोज़, ये सब बाइसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट होते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। अब हम ये पढ़ेंगे कि कैसे सीड बनता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर कैसे होता है। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है, ये 4 स्टेप याद रखिएगा। पॉलिनेशन, सेकेंड स्टेप है फर्टिलाइजेशन, थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट, एंड फोर्थ है जर्मिनेशन ऑफ सीड। बहुत सिंपल है। पहले हम पॉलिनेशन को डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन में आपने देखा होगा कि अभी हमने देखा था कि ये जो मेल पार्ट है एंथर लोब, उसके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है। और पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, मेल गैमेट्स होते हैं। तो ये पोलन ग्रेन्स को कहाँ जाना होता है, फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पर। तो ये एंथर लोब से पोलन ग्रेन्स का निकलना और स्टिग्मा तक पहुँचना। ठीक है। अब वो कैसे पहुँचता है, वो या तो तेज़ हवा के कारण होता है, या किसी एनिमल की बॉडी जब इसको फ्लावर को छू कर जाती है तो उनके थ्रू भी ट्रांसफ़र हो सकता है, या पानी से हो जाता है। तो कोई भी ऐसा नेचुरल कॉज हो सकता है जिसके कारण एंथर लोब से पोलन ग्रेन निकल कर फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंच जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। देखो, आप डेफिनेशन से भी लर्न कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड अ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन भी 2 टाइप्स के होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ का मतलब होता है कि एक ही प्लांट का एक ही फ्लावर है, जैसे ये सेम एक ही फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट भी इसी फ्लावर का है, फीमेल पार्ट भी इसी फ्लावर का है। ठीक है। यानी कि अब मैं अदर लैंग्वेज में कहूँ तो स्टामेन भी इसी फ्लावर का है और पिस्टिल भी इसी फ्लावर का है। जब दोनों ही सेम फ्लावर के और एंथर लोब वहीं एंथर लोब से पोलन ग्रेन निकल कर स्टिग्मा तक जा रहा है, तो वो सेम फ्लावर में होने वाला जो पॉलिनेशन है उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। यानी कि व्हेन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ द फ्लावर, किसी फ्लावर के एंथर लोब से पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है सेम फ्लावर के, उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और क्रॉस पॉलिनेशन में ऐसा नहीं होता। क्रॉस पॉलिनेशन में एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन निकलकर दूसरे वाले फ्लावर, सेम फ्लावर के ना होके दूसरे वाले फ्लावर के स्टिग्मा तक जाता है, तो ये कहलाता है क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है। तो जनरली पोलन ग्रेन जो होता है वो एक, ये जो पोलन, इसके अंदर से जो पाउडर फॉर्म में रहते हैं ना पोलन ग्रेन्स, कुछ इस तरह से छोटे 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 पाउडर जैसे, वो क्या होते हैं, वो अपने आसपास एक कवर बना कर रखते हैं, हार्ड कवर होता है उनके आसपास। कब तक, जब तक वो स्टिग्मा तक ना पहुंच जाए। तो उनके आसपास एक कोटिंग होती है जो उनको सूखने से बचाती है। ठीक है। और पॉलिनेशन क्या होता है, हमेशा किसी एजेंट के थ्रू होता है। एजेंट मतलब हवा हो सकती है, तेज़ हवा से उड़कर चले जाना, पानी के फोर्स से चले जाना, या कोई एनिमल की बॉडी से टच होकर चले जाना, जिसके कारण ये पोलन ग्रेन्स बस स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और यहाँ पर ये पोर्शन बहुत स्टिकी होता है, जिससे पोलन ग्रेन्स यहाँ पर चिपक जाते हैं। दीज एजेंट्स इंसेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे भंवरे,
तितलियाँ ये जब फ्लावर पे बैठती है तो इनके पैरों पर या इनकी बॉडी से छूकर पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा तक भी चले जाते हैं। बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई एनिमल्स हो सकता है, विंड वाटर हो सकता है, ये सारे एजेंट्स पॉलिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर हम पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपने देखा होगा कई इंसेक्ट्स होते हैं जैसे बीज है, बटरफ्लाइज है, ये जनरली फ्लावर पर बैठना पसंद करती है। मोथ है, ठीक है, क्यों बैठती है फ्लावर पे? उनसे उसका नेक्टर लेती है। नेक्टर मतलब फ्लावर से अपना रस या जूस लेती है और उससे जाकर शहद के रूप में, हनी के फॉर्म में कलेक्ट करती है, ठीक है। तो ये इंसेक्ट क्या होता है, क्यों आते हैं फ्लावर के पास? क्योंकि ये फ्लावर के कलर से अट्रैक्ट होते हैं। जो डिफरेंट कलर के फ्लावर्स होते हैं ना, वो इन इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं और उसकी खुशबू फ्लावर्स की, जिसके कारण ये फ्लावर्स पर आकर बैठते हैं। और ये इंसेक्ट जैसे ही फ्लावर पर बैठते हैं तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इनकी बॉडी से चिपक जाते हैं, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स, और जैसे ही ये आकर दूसरे फ्लावर पर बैठते हैं या उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचते हैं तो वो पोलन ग्रेन्स धीरे धीरे स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। जैसे यहाँ बैठा और यहाँ से यहाँ चला गया है, दूसरे फ्लावर पे चला गया तो स्टिग्मा से चिपक जाते हैं। और ये देखो कुछ इस तरीके से जब ये नेक्टर ले रहे होते तब ये इनकी बॉडी पर पोलन ग्रेन चिपक गया है। अब ये दूसरे फ्लावर के अंदर भी जब नेक्टर लेने जाते हैं तो फिर स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन पहुँच गया है। तो इस तरीके से पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू हो जाता है। तो इसे हम कहेंगे कि वो फ्लावर पॉलिनेटेड हो गया है इंसेक्ट की हेल्प से, ठीक है। और कुछ फ्लावर के अंदर जो नेक्टर होता है वो नेक्टर स्पेशली पॉलिनेशन में हेल्प करता है, क्योंकि नेक्टर होगा तो इंसेक्ट भी उसके पास जल्दी से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। अब नेक्टर क्या होता है जनरली? तो फूलों का एक रस होता है जो आपने देखा होगा मधुमक्खी या और बटरफ्लाइज वगैरह उसी से कलेक्ट करके अपना शहद बनाती है। नाउ पॉलिनेशन बाय विंड्स की बात करते हैं तो ये भी बहुत सिंपल से, कि आपने देखा होगा कि जब कोई ग्रेन्स है या दाने हैं मैच्योर्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो एंथर ब्रेक हो जाता है और ऊपर से खुल जाता है। यानी कि जब एंथर लोग बड़ा हो चुका है तो वो ओपन हो जाएगा और उसके अंदर से पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ आने लग जाते हैं। तो जब तेज़ हवा चलती है तो उसके कारण पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ऑटोमेटिकली, एक नेचुरल रीज़न है, जिस भी डायरेक्शन में एयर होगी उस डायरेक्शन के फ्लावर के उस डायरेक्शन में वो पोलन ग्रेन्स उड़ना शुरू कर देंगे और उसी के पास वाले किसी दूसरे प्लांट पे आकर मतलब वहाँ पर बैठ जाएंगे, ठीक है, और दूसरे प्लांट के स्टिग्मा तक पहुँच जाएंगे। जैसे कि घास है, वीट है, गेहूँ, कॉर्न, शुगर केन, राइस, मेज, इन सब में एयर के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है। तो ये विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं वो किस स्पेशली कब होते हैं? जब क्लस्टर में होते हैं। क्लस्टर मतलब झुंड, क्योंकि तेज़ हवा चलेगी तो पोलन ग्रेन्स को उड़ाएगी, तो पोलन ग्रेन्स उसी के पास दूसरे फ्लावर्स भी होने चाहिए ना, तभी वो पोलन ग्रेन्स जो उड़ते हैं उसको स्टिग्मा कैच कर पाएगा, ठीक है। तो ये जो क्लस्टर या झुंड में होने वाले फ्लावर्स होते हैं जिसे हम फसल बोलते हैं, उसमें ये जनरली पाया जाता है, ठीक है। उनके अंदर सेपल्स नहीं होती है, पत्तियाँ नहीं होती है, पेटल्स भी नहीं होती है, ताकि वो आसानी से हवा के तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह आ जाए। और ना ही इनमें नेक्टर होता है, तभी तो ये एयर के थ्रू पॉलिनेटेड होते हैं। इनके ऊपर इंसेक्ट भी आकर नहीं बैठते, ठीक है। बस इनके लॉन्ग स्टिकी फीदर्स होते हैं, जैसे आपने गेहूं की बालियों में देखे होंगे, ठीक है, जिसे स्टिग्मा जो होता है इन फ्लावर का, इसे पोलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप कर लेता है। और ये फ्लावर्स होते हैं, ये लार्ज अमाउंट के पोलन ग्रेन्स को कैरी भी करते हैं और हल्के भी होते हैं और नॉन स्टिकी भी होते हैं, ठीक है। ये पॉलिनेशन बाय विंड, ये एंथर से, ये इनकी कोई भी पेटल सेपल यानी पत्तियाँ वगैरह नहीं है, तो आसानी से हवा से ये उड़कर यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते हैं, ठीक है। ये फीदरी स्टिग्मा होता है। इनके स्टिग्मा कुछ इस तरह से होते हैं। फीदर मतलब आगे छोटे छोटे रेशे पाए जाते हैं जो आसानी से इस एंथर लोब को यहाँ पर चिपका लेते हैं। नाउ पॉलिनेशन बाय वाटर। वाटर की बात करेंगे तो आपको पता है कि कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, जो पानी में ग्रोथ करते हैं। तो ऐसे वाटर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो एक फ्लावर से दूसरी फ्लावर तक वाटर की हेल्प से पहुंचते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल है जैसे वेलिसनेरिया और हाइड्रिला, ये दो वाटर या एक्वेटिक प्लांट है जिसके अंदर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, ठीक है। नाउ फर्टिलाइजेशन, ये आपकी सेकेंड स्टेप जो अभी आपने पढ़ी थी किसी भी प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस में। तो सेकेंड स्टेप होती है फर्टिलाइजेशन। तो जब भी कोई पोलन ग्रेन फॉल होता है स्टिग्मा पर, तो फर्टिलाइज का मतलब होता है कि वो
जो पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेट है और वो स्टिग्मा यानी फीमेल पार्ट तक आ चुका है, तो अब वो किससे फ्यूज़ होगा? फीमेल गैमेट से। तो किसी भी मेल गैमेट का फीमेल गैमेट से फ्यूज़ होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फ्यूज़ होना फ्यूज़न, और फ्यूज़न के बाद फर्टिलाइज कहा जाता है। तो जो पोलन ग्रेन्स है वो जैसे स्टिग्मा पर आता है तो वहाँ पर स्टिग्मा के नीचे एक पोलन ट्यूब होती है और वो स्टाइल कहलाती है, जिसके थ्रू वो नीचे की तरफ जाता है। उसी पोलन ट्यूब को पेनिट्रेट करता हुआ स्टिग्मा उसको स्टाइल से पास करता हुआ ओव्यूल तक पहुंचा देता है। ये देखो कुछ इस तरीके से ये पोलन ग्रेन था, ये स्टिग्मा पे आया और ये जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर थी बीच में, पोलन ट्यूब होती है, उसी के अंदर से होता होता अंदर जो ओवेरी मैंने आपको दिखाई थी उसके ओव्यूल मतलब ओवेरी के अंदर जो इस तरह से छोटा सा फीमेल गैमेट है उससे वो कंबाइन हो जाता है, मर्ज हो जाता है। और देखो ये पोलन ट्यूब से होता हुआ सीधा कहाँ निकल गया, पोलन ट्यूब बढ़ती गई रो यहाँ तक नीचे तक आ गया और यहाँ पर वो फ्यूज़ हो जाएगा। तो जो मेल गैमेट है वो नीचे की तरफ आता है और ओव्यूल यानी फीमेल गैमेट से की तरफ जाता है। और ये पोलन ग्रेन ट्यूब की जो टिप होती है वो बस्ट ओपन यानी कि ये बढ़ती हुई, पहले दिख रही है आपको बहुत छोटी है और धीरे धीरे बढ़ती हुई कहाँ की ओर ओपन होती है? डायरेक्ट फीमेल गैमेट्स के अंदर, ठीक है। और ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज़ हो जाते हैं और फ्यूज़ होकर एक सिंगल सेल बन जाती है, क्योंकि ये भी एक सेल है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट भी एक सेल है, दोनों मिलकर एक ही सेल बना लेते हैं और इस सेल को कहेंगे हम जाइगोट, ठीक है। तो फाइनली फर्टिलाइजेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ अ फीमेल गैमेट टू प्रोड्यूस अ जाइगोट। जाइगोट मतलब सिंगल सेल, जिसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट आपकी थर्ड प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स। आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेवरल चेंजेस अकर इन द, अब देखो आपने देखा था कि अभी मेल और फीमेल गैमेट दोनों मर्ज होकर एक सेल बन चुकी है जिसको आपने कहा जाइगोट, ठीक है। अब इस जाइगोट में भी कई सारे चेंजेस आएंगे, तो वो चेंजेस आकर फाइनली ये जाइगोट इस तरह के सीड में चेंज हो जाएगा। शुरुआत में ये एक सिंपल सेल थी जो फ्यूज़न से बनी थी, अब ये मिलकर चेंज आते आते ये एक सीड के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। तो देखो किसी भी फ्लावर की ओवेरी है, ये जाइगोट बनने के बाद धीरे धीरे फूलती जाती है, ठीक है। और क्या उस ओवेरी के अंदर से क्या निकलता है? आपने देखा होगा फ्रूट निकलता है, यानी किसी भी पौधे पर आपने पहले फूल आते हुए देखे होंगे, उसके बाद ही उस फूल से ही अंदर से फल निकलता है और फूल धीरे धीरे सूख जाता है। तो वो जो फूल था या फ्लावर था उसी की ओवेरी के अंदर फ्रूट बनना शुरू होता है। तो फ्रूट बनने से पहले उसका बीज बनता है, ठीक है। तो वो फ्रूट भी कहाँ पकता रहता है? उस फ्लावर की ओवेरी में। नाउ द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन ओवेरी ग्रोज बिकम अ सीड, और ये जो ओव्यूल्स होता है छोटा सा, वो फर्टिलाइज होने के बाद सीड के रूप में बदल जाता है। और सीड के अंदर क्या होता है? एम्ब्रोयो होता है, ठीक है। और एम्ब्रोयो एंड 1 और 2 कॉटिलिडोन्स होते हैं। जब आप सीड को 2 भाग में इस तरह से खोलोगे तो आपको कॉटिलिडोन नज़र आएंगे। इस तरह से 2 भाग होते हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। बीच में लाइनिंग है ना, इससे आप खोल भी सकते हो उसको, ठीक। और इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा होता है अंदर की तरफ, यहाँ फूड स्टोर होता है, ठीक। और एक प्रोटेक्टिव कोटिंग भी, ये जो ब्राउन कलर की है ये सीड कोट कहलाता है। एक लेयर चढ़ी होती है जो अंदर से इस फूड को स्टोर करके भी रखती है और इसे प्रोटेक्ट भी करती है, जिसे हम सीड कोट कहते हैं। यहाँ किसी भी बीज पे जो ब्राउन है, जनरली आपने बीज देखे होंगे, उसके छिलके जो रहते हैं ना, वो उसकी प्रोटेक्टिंग कोटिंग होती है। नाउ द अदर पार्ट ऑफ फ्लावर लाइक अ स्टामेन, स्टाइल एंड स्टिग्मा ड्राई एंड फॉल ऑफ। अब जैसे जैसे ये दूसरे पार्ट्स होते हैं वो फ्लावर के, जब ये सीड बड़ा होता जाता है तो वो सूख कर नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। नाउ सो द प्लेस ऑफ द प्लांट, ये आप देख सकते हो जो मैंने अभी आपको समझाया, ये जो बीज होता है ना, अब धीरे धीरे बीज आ गया, सीड बनना शुरू हुआ, सीड के आसपास उसका फ्रूट बनना शुरू हो जाता है और फ्रूट बनने के बाद वो फ्लावर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। नाउ द प्लेस ऑन द प्लांट वेयर वी हैड अ फ्लावर ओरिजिनली, वी नाउ हैव अ फ्रूट एंड द फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड। मतलब प्लांट का वो प्लेस जहाँ पर अब फ्लावर हुआ था, वो फ्लावर धीरे धीरे किस में चेंज हो गया? मतलब वो फ्लावर सूख गया और उसकी जगह क्या बन चुका है? फ्रूट बन चुका है, ठीक है। और जो फ्रूट होता है वो आसपास ये फ्रूट बन गया तो वो अब सीड को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। ये सीड जो सबसे पहले बना था, इसके आसपास फ्रूट बन गया तो सीड का एक प्रोटेक्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट, फ्लैशी
और स्वीट और जूसी होते हैं, जैसे एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ठीक है। पर कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो हार्ड और वुडी होते हैं, जैसे कि ऑलमंड्स, बादाम है, ठीक है, वॉलनट्स है, अखरोट है, ठीक। तो ये फ्रूट्स जो रहते हैं इनके सीड अंदर रहते हैं और फ्रूट्स इन सीड को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर भी एक प्रोटेक्शन लेयर है, ये अगर मटर की बात की जाए तो मटर के ऊपर ये ग्रीन कोटिंग आ गई और अंदर ये सीड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नाउ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स, डिस्पर्जल का मतलब होता है कि सीड का फैलना, क्योंकि आप जानते हो कि हमारी इस अर्थ पर सारी ही स्पीसीज़ का होना बहुत ज़रूरी होता है। एनवायरमेंटल बैलेंस के लिए सभी स्पीसीज़ में रिप्रोडक्शन होता है और सभी स्पीसीज़ की पीढ़ी दर पीढ़ी संख्या चलती रहती है। अब इन नेचर द सेम काइंड ऑफ प्लांट एंड ट्रीज ग्रो एट अ डिफरेंट प्लेस। आपने देखा होगा कि अलग अलग जगह पर भी आपको कई सारे सेम काइंड के प्लांट्स नज़र आएंगे। बिकॉज ऑफ देयर सीड्स आर डिस्पर्स्ड सो डिफरेंट प्लेस बाय वेरियस नेचुरल एजेंट्स सच एज विंड्स, वाटर एंड एनिमल्स। जैसे आपने नीम का पेड़ देखा है, तो ज़रूरी नहीं कि नीम का पेड़ सिर्फ आपके घर के आंगन में ही लगाओ, आप कितनी सारी जगह पर भी चले जाएंगे तो वहाँ आपको सेम नीम के पेड़ नज़र आएंगे, पीपल के पेड़ नज़र आएंगे। तो इस तरह कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो सेम टाइप के बट अलग अलग जगह पर मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि वो जो उस प्लांट के जो सीड्स होते हैं या जिसके थ्रू भी वो ग्रो करते हैं वो फैक्टर हर जगह पाए जाते हैं, पर वो फैलते कैसे हैं, या तो वाटर से, विंड से या एनिमल के थ्रू। तो देखो, द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स ओवर अ लार्ज एरिया अवे फ्रॉम द मदर प्लांट बाय द एजेंट्स ऑफ डिस्पर्जल इज कॉल्ड द डिस्पर्जल ऑफ सीड्स। यानी कोई भी एक सीड्स है, कोई भी एक ट्री या प्लांट है जो कि मदर प्लांट कहलाता है, उससे उसी के सीड का चारों तरफ हर जगह दूर दूर तक फैलना डिस्पर्जल ऑफ सीड कहलाता है। और जितनी दूर भी वो फैलता है उतनी दूर उसके प्लांट ग्रो होते हैं। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लांट। और प्लांट के लिए क्यों बेनिफिशियल है, क्योंकि प्लांट की संख्या बढ़ाए रखता है, ठीक है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे कि डिस्पर्जल ऑफ सीड्स प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग ऑफ प्लांट्स इन एरिया। ओवर क्राउडिंग यानी बहुत ज़्यादा भीड़, जो एक ही जगह, अब देखो एक पेड़ है, इसको समझना, उसी पेड़ के सारे सीड उसी जगह पर गिरते जाएंगे तो उसी जगह पर दूसरे उसी के टाइप के सेम प्लांट उगते जाएंगे। ऐसा करने से एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, जिसे हम ओवर क्राउडिंग कहेंगे। और फिर उनमें से सारे ही प्लांट्स एक जैसे होंगे तो वो एक जैसा न्यूट्रिशन लेंगे, तो अर्थ से वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे। किसी एक प्लांट को सारा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा अच्छे से ग्रोथ होने के लिए, क्योंकि यहाँ सब यूज़ कर रहे हैं और सब यूज़ कर रहे हैं तो उस चीज़ की वहाँ पर कमी हो जाएगी। तो ओवर क्राउडिंग से बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि डिस्पर्जल होगा सीड का, मतलब इसके जो सीड यहाँ पर गिरे हैं, अब मान लो किसी एनिमल के थ्रू या एनिमल की बॉडी से चिपक कर वो दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह ग्रो हो रहे हैं, या फिर तेज़ हवा से उड़कर या वाटर यानी बाढ़ वगैरह या पानी के थ्रू बह कर वो इधर उधर फैल गए, तो ऐसा करने से वो दूर दूर जाकर ग्रोथ करेंगे ना, तो जिसके कारण उन्हें अच्छा खासा न्यूट्रिशन भी मिलेगा और ग्रोथ भी होगी, ओवर क्राउडिंग नहीं होगी। डिस्पर्जल ऑफ सीड्स प्रिवेंट द कंपटीशन फॉर वाटर, मिनरल्स एंड। अच्छा, कंपटीशन का मतलब यहाँ पर जो मैंने भी आपको समझाया कि अगर सारे प्लांट्स एक ही जगह ग्रोथ करेंगे तो सभी उसी पर्टिकुलर प्लेस से मिनरल्स, न्यूट्रिशन लेते रहेंगे, ठीक है। ऐसा करने से सारे प्लांट्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि सभी को एक जैसा मिनरल्स, न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए डिस्पर्जल ऑफ सीड इसलिए ज़रूरी है ताकि सारे प्लांट्स दूर दूर जाकर ग्रोथ करें और सभी जगह सभी अर्थ से प्रॉपर न्यूट्रिशन ले पाए, मिनरल वाटर भी सभी की डिमांड पूरी हो पाए। नाउ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स हेल्प द प्लांट ग्रो इन अ न्यू प्लेस और न्यू एरियाज, और जिसके कारण उस प्लांट की स्पीसीज चलती रहेगी, वो हर जगह नए नए एरिया में जाकर ग्रोथ उस प्लांट की होती रहेगी। वरना पता चला कि एक ही टाइप का प्लांट एक ही जगह ग्रोथ हो रहा है और आपको दूसरी जगह कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर जगह प्लांट ग्रोथ होना चाहिए। अब कुछ सीड डिस्पर्जल के फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो, डिस्पर्जल सीड्स का या फ्रूट्स का कैसे हो सकता है, बाय विंड। तो कभी कभी कुछ सीड्स बहुत हल्के होते तो वो हवा से क्या हो जाते हैं, उड़ जाते तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे कि ड्रम स्टिक प्लांट, जिसे आप सूरजना की फलियाँ भी कहते हैं, मैपल प्लांट है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है ना नीचे, मैपल प्लांट भी।
इसके जो सीड होते हैं इनके अंदर विंग्स होते हैं। विंग्स मतलब इस तरह से पंख जैसे होते हैं, ठीक है, हल्के फुल्के होते हैं। तो ये विंग्स वाले होते हैं जो हवा से बहुत आसानी से उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। कुछ कैलोट्रॉपिस है, ठीक है, डेंडेलियन है, मैडर है, कॉटन है, इनके फ्रूट्स कुछ, और ये सनफ्लावर है जिनके ऊपर ऐसे ऐसे हेयर्स होते हैं, छोटे छोटे फाइबर होते हैं। तो ये हल्के होते हैं जो कि एयर से आसानी से विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। ग्रासेस है, ऑर्चिड्स हैं एंड बेगोनिया है, ये बहुत छोटे होते हैं और लाइट वेटेड होने के कारण भी विंड के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं। नाउ डिस्पर्जल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय वाटर। वाटर से कैसे होते हैं, तो देखो जैसे कोकोनट ट्री है, ये जनरली कहाँ होता है, सी बीच पर ही पाया जाता है। तो होता क्या है, जो कि रिवर साइड या रिवर बैंक साइड जो प्लांट ग्रोथ होते हैं उनके सीड जब गिरते हैं तो पानी में गिरेंगे, और पानी में गिरने के कारण वो एक जगह से दूसरी जगह पानी के थ्रू बहकर चले जाते हैं। फिर जिस किनारे पर जाकर वो ठहरते हैं वहाँ पर उसका प्लांट ग्रो हो जाता है। तो कुछ सीड्स क्या होते हैं, फ्लोटिंग एबिलिटी रखते हैं, मतलब जो आसानी से पानी में तैर लेते हैं। वो कैसे होते हैं, स्पॉन्जी या फाइब्रस होते हैं ताकि वो आसानी से तैर सके। जैसे कोकोनट फ्रूट है, दिखने में आपको बहुत बड़ा लगता है, उसकी कोटिंग भी बड़ी हार्ड होती है, लेकिन वो आसानी से वाटर में फ्लोट कर लेता है, तैरता है। तो जब पानी के किनारे किसी कोकोनट ट्री का पेड़ है और उसमें से कोकोनट गिर रहा है नीचे, तो वाटर से फ्लो करता हुआ बहता हुआ किसी दूसरी जगह चला जाता है और वहीं से न्यू कोकोनट ट्री रिप्रोड्यूस कर सकता है दूसरी जगह पर। नाउ सीड्स ऑफ वाटर लिली प्लांट एंड लोटस प्लांट, ये भी स्पॉन्जी होते हैं, ठीक है। और इनकी जो आउटर कोट होती है ये वो पानी के अंदर डूबती नहीं है, मतलब आसानी से इन्हें पानी में तैरने देती है। तो इसके कारण वाटर पर ये ग्रोथ करते हैं और इनके सीड्स एक जगह से दूसरी जगह वाटर के थ्रू जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्जल ऑफ सीड्स बाय फ्रूट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो सीड्स और फ्रूट्स का डिस्पर्जल होना किसके थ्रू, एनिमल्स के थ्रू। तो आपने देखा होगा कई बार, जैसे ये गोखरू, जैंथियम, यूरेना, ये सब ऐसे सीड्स होते हैं जो इनके ऊपर कांटे कांटे होते हैं, ठीक है, जो एनिमल्स की, या आपने इसके बीज तो कई बार देखे होंगे, हमारे कपड़ों से भी चिपक जाते हैं, ठीक है। और वो जो काऊ बफेलो है, अगर चरने इधर उधर घूमते तो उनकी स्किन से या उनकी पूंछ पर भी कई बार ये चिपक जाते हैं, जैंथियम, ठीक है। तो इस तरह से कांटे होने के कारण ये एनिमल की बॉडी से एक जगह चिपक जाते हैं, और जब एनिमल आगे कहीं जाते हैं और उनकी बॉडी से ये कहीं और गिरते जाते हैं, और जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ पर इनके प्लांट उगना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कई बार हम लोग भी ऐसा करते हैं, एनिमल्स भी ऐसा करते हैं कि कई जगह फ्रूट खाते हैं और चबाते चबाते चलते जाते हैं, और जहाँ पर उसका सीड आता है वहाँ पर जाकर उस सीड को थूक देते हैं। तो फ्रूट खाने के बाद जहाँ पर सीड को उन्होंने थूक दिया उस जगह पर उस सीड का प्लांट ग्रो हो जाता है। कई बार हम भी सफ़र करते हैं तो कुछ खाते हैं, जैसे ब्लैकबेरीज खा रहे हैं, ऑरेंज है, एप्पल्स है, उसके सीड्स अगर हमने बस से या ट्रेन से बाहर की तरफ फेंक दिए तो रोड साइड पर या आउटर एरिया में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक इनके प्लांट ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एनिमल्स के थ्रू भी इसी तरह सीड और फ्रूट का डिस्पर्जल होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लोजिव मैकेनिज्म के थ्रू। कभी कभी फ्रूट के अंदर जो होते हैं छोटे, कुछ प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं वो सडनली बर्स्ट होते हैं, ठीक है, और सूखने लग जाते हैं। जैसे आपने इस तरह से देखा, इस तरह से ये सूख जाते हैं और इसके बीज क्या होते हैं, ये पूरा सूख गया है ऊपर की कोटिंग, तो बीज नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ वो नीचे गिरेंगे तो वो क्या होता है, जहाँ वो नीचे गिर गए अपने आसपास तो वहीं पर वो ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसके एक्सप्लोजन के कारण ऐसा होता है कि जब वो फ्रूट सूख जाता है तो उसके बीज नीचे, जैसे मटर वगैरह है, उसके सीड्स नीचे गिर जाते हैं और नीचे गिरने से वो आसपास फैल जाते हैं और वहीं उनके प्लांट ग्रो हो जाते हैं, ठीक है। बाल्सम, कैस्टर, पी, जिरेनियम, ये सारे ट्रीज़ के एग्जाम्पल हैं। नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, ये आपका 4th पॉइंट है। जर्मिनेशन का मतलब होता है द प्रोसेस इन विच अ सीड बिगिंस टू ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट व्हेन अ राइट कंडीशन आर अवेलेबल इन कॉल्ड जर्मिनेशन ऑफ सीड। आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जर्मिनेशन का मतलब होता है जब ये सीड है, जब कहीं पर भी सॉइल के अंदर आ चुके हैं तो इनके अंदर से छोटे से बेबी प्लांट का निकलना और उस बेबी प्लांट का धीरे धीरे दोनों साइड ग्रोथ करना, एक तो नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ ग्रोथ करके लीव्स आती है और नीचे की तरफ ग्रोथ करके रूट्स पार्ट जनरेट होता रहता है, और इस तरह से किसी बेबी प्लांट का एक बड़े प्लांट के अंदर
कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी सीड से बेबी प्लांट का निकलना और उसका ग्रोथ होना जर्मिनेशन ऑफ सीड कहलाता है। तो जब आपने किसी सीड को सॉन किया है, बोया है किसी मॉइस्ट यानी नमी वाली जगह पर जहाँ उसे प्रॉपर वाटर मिल रहा है, तो वो धीरे धीरे फूलने लग जाता है और सीड कोट स्प्लिट होता है, यानी कि दो पार्ट में। ये जो सीड कोट है ना, ऊपर की हार्ड कवरिंग, इसमें से एक होल्स में से इस तरह से प्लांट निकलना शुरू हो जाता है और वो प्लांट धीरे धीरे अपवर्ड ग्रोथ करता है, जिसे हम कहते हैं शूट सिस्टम। और शूट के साथ साथ नीचे की तरफ भी एक पार्ट उसका ग्रोथ करता है, जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, ठीक है। और फिर जब वो पार्ट ऊपर की तरफ आता है अर्थ से थोड़ा सा ऊपर, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू वो खाना बनाना शुरू कर देता है और उसके लीव्स आना शुरू हो जाती हैं और वो धीरे धीरे ग्रोथ करता जाता है। और जो रूट पार्ट है नीचे की तरफ, वो सॉइल से मिनरल वाटर लेना शुरू कर देता है और वो प्लांट एक एडल्ट प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और उसके ऊपर भी फ्लावर्स आने और फ्रूट्स आने शुरू हो जाते हैं और इस तरह से साइकिल चलती रहती है। फिर वही फ्रूट्स और फ्लावर जो है उसके सीड्स है वो इधर उधर डिस्पर्स होते हैं, फिर उसी से नए प्लांट आना भी शुरू हो जाते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होते हैं और सेक्सुअल में बोथ पेरेंट मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व होते हैं। एसेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि सिंगल पेरेंट है तो गैमेट का फ्यूज़न की ज़रूरत भी नहीं होती, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर एसेक्सुअल में प्लांट वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू भी ग्रोथ हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पर उन्हें सीड्स की ज़रूरत नहीं होती और वो सीड का प्रोडक्शन भी नहीं होता। और यहाँ पर सीड ज़रूरी होता है क्योंकि जब फ्यूज़न होता है तो उसके बाद दोनों गैमेट्स के फ्यूज़न के बाद वहाँ पर सीड बनता है और सीड से फिर फ्रूट्स आते हैं। नाउ